स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आपका स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। और आज हम एक लोग टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका बहुत व्यूअर रिक्वेस्ट हुआ है, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए ये हम लोग को डार्क में जाने की ज़रूरत क्या पड़ गई, समस्या क्या था जो ये डार्क एनर्जी और डार्क मैटर सॉल्व कर रहा है। अब ये समझिए यूनिवर्स का जो मैथमेटिक्स हम लोग लगा रहे हैं वो काम ही नहीं करता, यूनिवर्स का सेंस नहीं बनता। तो सबसे पहला आपका सोच होगा कि क्या होगा कि अगर हमारा मैथमेटिक्स गलत है। ये बात सब लोग यही सोचे कि मैथमेटिक्स हमारा गलत है, लेकिन हमारा मैथमेटिक्स गलत कैसे हो सकता है जब हम लोग वोएजर लॉन्च कर लिए। मतलब आप सोचिए वोएजर को लॉन्च करने का मतलब था कि हम लोग को सालों में एडवांस, 1 साल नहीं 2 साल नहीं कई सालों में एडवांस में हम लोग बता पा रहे हैं कि ये प्लैनेट कहाँ होगा, इसके बाद दूसरा प्लैनेट कहाँ होगा, उसके बाद तीसरा 4 प्लैनेट के साथ हम लोग ऐसा कर लिए। तो हमारा मैथमेटिक्स यानी न्यूटोनियन मैथमेटिक्स या आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी जिस पे बेस पे ये सब मैथमेटिक्स किया गया है वो गलत तो हो नहीं सकता। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि वो इनकम्प्लीट है। तो यहीं पे समझिए कि हमारा मैथ है, काम करता है, सैटेलाइट बनाते हैं, ऑर्बिट करते हैं, मैथमेटिक्स लगाते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं, प्रिडिक्शन एक्यूरेट हो जाता है। तो गलत तो है नहीं, लेकिन वो इनकम्प्लीट है क्योंकि ब्रह्मांड के स्तर पे अगर उसको लगाते हैं मैथमेटिक्स नहीं काम कर पाता है। हम लोग को इफेक्ट दिख रहा है, यहाँ पे समझिए हम लोग को दिख रहा है कुछ है, कुछ तो है, ये एकदम क्लियर कट दिख जा रहा है, लेकिन उसको कौन कर रहा है ये नहीं दिख रहा है। यानी कि समझिए हम लोग को मतलब एक बीच है, बीच पे पैर के निशान दिख रहे हैं, लेकिन कौन वो बना रहा है वो नहीं दिख रहा। तो यही समस्या यही है, इसीलिए डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के बारे में डिस्कशन होता है कि हम लोग का मैथमेटिक्स है, काम करता है, लेकिन वो पूरा कंप्लीट पिक्चर नहीं दे पाता है। तो इसका सबसे पहला गेस लोगों को जो हुआ था कि क्या मतलब कुछ घोटाला है हमारा नॉर्मल जो फिजिक्स का मॉडल्स है उसमें। गैलेक्सी स्पिन से सबसे पहले लोगों को शक हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि गैलेक्सी एक जो आप जो देखते हैं वो स्पिनिंग स्ट्रक्चर है, वो स्पिन कर रहा है। अब स्पिन को हम लोग मेजर किए, ठीक है, मेजरमेंट की वैल्यू आ गई, चलिए मान लीजिए उसको आरपीएम मान के चल रहे हैं। अब इसके बाद दूसरा वैल्यू लगा देते हैं कि कितना मास है। अब यही घोटाला हो गया कि हम लोग का जो यूनिवर्स है उसमें जितनी गैलेक्सी है वो सब ज़रूरत से ज़्यादा स्पीड से घूम रहा है। यानी कि अगर उस स्पीड से घूमे जिस स्पीड से हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं वो फेंका जाना चाहिए। हमारा सारा मॉडल यही कर रहा है, सुपर कंप्यूटर के ऊपर सुपर कंप्यूटर में मॉडल बना रहे हैं कि अगर ये गैलेक्सी का ये मास है तो ये बाहर ऐसे फेंका जाना चाहिए, नहीं हो रहा है। और या तो अगर वो हल्का हो तो उतना तेज ना घूमे तो भी सही है, लेकिन या तो इसमें ज़रूरत से ज़्यादा मास है या हमारा कुछ गड़बड़ है। तो यहीं पे समझिए कि हर मामले में हर गैलेक्सी में यही प्रॉब्लम आ रहा है कि भैया तुम स्पिन कैसे कर रहे हो। प्लस आपको जो सुपर क्लस्टर आप लोग कई बार सुनने वाला है, कई हज़ार गैलेक्सी करोड़ गैलेक्सी मिलकर जो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं यूनिवर्स में, ये स्ट्रक्चर का भी सेंस नहीं बनता क्योंकि मतलब कहाँ से इसमें डेटा पॉइंट्स कहाँ से आ जा रहे हैं, कहाँ पे कौन चीज़ इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, क्योंकि ये सब बहुत बाहर है। ब्रह्मांड ये मतलब समझिए कि आप स्टार्स लेते हैं, स्टार्स के बाद प्लैनेट्स लेते हैं, फिर एक सोलर सिस्टम लेते हैं, फिर उससे ऊपर चले जाते हैं तो आपको मिल्की वे मिलता है। मिल्की वे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डाल सकता क्योंकि दूसरी मिल्की वे उससे बहुत दूर है। तो यहाँ पे तो ये उससे भी कहीं दूर चले गए, मतलब यहाँ लाइट ईयर्स में बात करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, हम मेगा लाइट ईयर्स में बात करना पड़ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, रेडियो टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके समझ पा रहे हैं कहाँ से इसमें स्ट्रक्चर आ रहा है। तो ये समझिए कि हम लोग को सीधा डेटा पॉइंट दिखा कि हमारा मैथ या तो गलत है या तो हम लोग नाप नहीं पा रहे या कुछ गड़बड़ है। तो हिसाब यही हुआ कि ग्रेविटी कहीं से आ रही है, क्योंकि मास हम लोग कंफर्म कर चुके हैं कि मास है। क्यों, कैसे मास कैसे कंफर्म कर सकते हैं किसी दूसरे चीज़ का? ग्रेविटेशन का इस्तेमाल करके हम लोग मास अच्छे से नाप सकते हैं, कहीं दूर के चीज़ का भी। ये आराम से टाइम टेस्टेड है। मैंने इसीलिए बोला कि हमारा मैथमेटिक्स गलत नहीं है, नहीं तो हम लोग वोएजर प्रॉब जैसा कुछ काम ही नहीं कर पाते, प्लूटो तक जाने का तो सवाल ही नहीं बनता। तो मैथमेटिक्स है, ये पता है, ये साइंस टेस्टेड है, वेरीफाइड है। तो हिसाब ये बनता है कि यहाँ पे कुछ तो है जो इंट्रैक्शन बाहर से कर रहा है। यहीं पे हम लोग का मेन आया, इसी को हम लोग कहते हैं एक्स वेरिएबल। कि ठीक है, आपको कुछ दिखा, आप उसको कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल देना चाहूँगा कि लाइट का जब न्यूटन इस्तेमाल कर रहे थे तो प्रिज्म से जब लाइट निकाल रहे थे तो उनको दिखा कि ठीक है कलर निकल गया। अब इनके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए, ये ऐसा किए, लाइट को अलग किए, लेकिन सोचे कि क्या कलर में टेम्परेचर होता है, तो उन्होंने थर्मामीटर रखा। अब थर्मामीटर जैसे वो इंफ्रारेड में रखे वो गर्म होने लगा। प्रॉब्लम उनको यही है, वो इंफ्रारेड दिख नहीं रहा है लेकिन उसका इफेक्ट दिख रहा है। तो हम लोग वैसी ही जगह पे पहुंच गए हैं जहाँ पे दिख तो रहा है कुछ गड़बड़ है। हमारा मैथ गलत नहीं है क्योंकि उसका सारा प्रेडिक्शन सही है, तो मैथ तो सही है, लेकिन कहीं से इसमें ज़रा से ज़्यादा मास आ जा रहा है। तो इसी को, इस अननोन को हैंडल करने के लिए डार्क मैटर कहा गया। और आप ये समझिए कि हम लोग एकदम गारंटीड, एकदम एब्सोल्यूट मैथमेटिकल सर्टेनिटी है कि वहाँ पे कुछ है।
अब यहाँ पे हम लोग को बहुत सारा चीज़ हटाने लगे कि मतलब क्या नहीं हो सकता। सबसे पहला बात ये बहुत डाइल्यूट है, यानी कि जैसे हम यहाँ पे हैं, आप हैं, हम हैं, वीडियो है, धरती पे है, सब चीज़ है, यहाँ पे भी डार्क मैटर है। यहाँ मतलब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो यहाँ से भी कई सारे डार्क मैटर पार्टिकल इधर उधर जा रहे हैं, जैसे रेडिएशन जाता है, न्यूट्रॉन जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये बहुत डाइल्यूट है। ये एकदम क्लियर हो गया स्टार्टिंग के ऑब्जर्वेशन से ही कि इसकी डाइल्यूशन बहुत ज़्यादा है। इसीलिए कोई ये नहीं बोल सकता कि ये ब्लैक होल है, दिख नहीं रहा, मतलब ऐसा ब्लैक होल जिसमें एक्सक्रीशन डिस्क ना हो, ऐसा नहीं है। ये बहुत डाइल्यूट है, एकदम क्लियर हो गया। और ये हर तरफ है, मतलब कहीं पे भी हबल टेलीस्कोप को लगाया जाए वो आराम से देख लेगा, तुरंत पकड़ लेगा। फिर इसका मास जो है, वजन जो है हम लोग का, ठीक है, समझ में आएगा कि एक एक्स वेरिएबल लगाओ तो हिसाब लगाए कितना एक्स होना चाहिए, तब जाके हमारा जो स्पिन है, जो हम लोग गैलेक्सी का स्पिन ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो मैच करेगा, वो मतलब हमारे न्यूटोनियन फिजिक्स के अंदर आएगा। तो हिसाब आया कि हर मामले में यही आता है कि हमारे पास मैटर कम है, यानी कि जो मैटर को हम लोग समझते हैं, जिससे आप और हम बने हुए, जिससे कैमरा बना है, जिससे ये सूरज बना हुआ है, ये सब बहुत कम है। और अननोन यानी कि जो एक्स वेरिएबल है वो बड़ा है। तो हिसाब यही हुआ। और इसका इफेक्ट ग्रेविटी पे पड़ता है, ये बात एकदम क्लियर हो गया कि इसी को हम लोग तभी ऑब्जर्व कर पा रहे थे कि ग्रेविटी से है। तो आप लोग कई बार भी टाइप की जगह डार्क मैटर, तो आपको कई जगह पे इस तरह की इमेज देखने मिलेगी कि मैप है, नक्शा है। तो नक्शा कैसे बना लिया, मैंने बताया कि हम लोग ग्रेविटी बहुत अच्छे से नाप सकते हैं, दूसरे चीज़ का ग्रेविटी का इस्तेमाल करके ये कर सकते हैं। तो जैसे ही टेलीस्कोप जा रहा है, दूसरे गैलेक्सीज उसके फील्ड ऑफ व्यू में आ रहे हैं, जा रहे हैं, और कई सारी चीज़ ऑर्बिट कर रहे हैं। मतलब हम लोग को ऑर्बिट नहीं कर रहे हैं, ऑर्बिट कर रहे हैं मतलब वो अपने ऑर्बिट्स में है। तो इसका आगे पीछे जाके ग्रेविटेशनल लेंसिंग का स्टडी करके एक मैप बनाया गया। तो हम लोग एकदम कंफर्म हो गए, डबल चेक कर लिए, कुछ है, एक्स उसको नाम दे दिए, और इसे डार्क मैटर कहा गया। डार्क मैटर का क्यों कहा गया? डार्क इसलिए कहा गया क्योंकि हम लोग को नहीं पता, अननोन, सीइंग इन द डार्क, मतलब नहीं पता है तो डार्क बोल दिए। मैटर क्यों बोले, ये बात पे लोगों को थोड़ा सा मतलब अब कहते हैं कि मैटर नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उस टाइम में जिस टाइम इसका मैथमेटिकल डिस्कवरी करता उस टाइम ठीक बोल दिए। लेकिन मतलब ये नाम का कोई मतलब नहीं है। डार्क मैटर हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग गारंटी नहीं दे सकते ये मैटर है। ये हो सकता है कि कोई फोर्स ऑफ नेचर भी हो सकता है, जैसे कि मतलब फोटॉन्स हैं, वैसे भी कुछ ये भी हो सकता है, नहीं पता, कुछ नहीं पता, बस ये है, बहुत डाइल्यूट है और बहुत ज़्यादा है। ये सब चीज़ क्लियर हो गया, इसी को हम लोग डार्क मैटर कहते हैं। कहीं पे भी आपको बोले इस चीज़ से डार्क मैटर बना है, वो हम लोग को नहीं पता, हम लोग बस उसको अभी ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। डाइल्यूट है, इसीलिए मतलब कहीं लैब में बना के देख पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। और मतलब ये इंटरेक्शन जो है ग्रेविटेशनल के लेवल पर करता है, ये किसी और चीज़ से रिएक्ट नहीं करेगा, यानी कि इसको मैग्नेटिक फील्ड से कोई लेना देना नहीं है, इसको फोटोन से कोई लेना देना नहीं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये खुद से भी इंटरेक्ट नहीं करता। मैटर हमेशा खुद से इंटरेक्ट करता है, तभी तो वो स्टार में बदल पा रहा है, तभी आप और हम खड़े रह पाते हैं। वैसे यहाँ पे ये नहीं होता, इसीलिए ये इतना डाइल्यूट है। जनरली कुछ ना कुछ इसको खत्म कर देता, लेकिन ये खुद से इंटरेक्ट नहीं करता है। ये मतलब समझिए हवा जैसा रहता है, ये अंतरिक्ष का हवा है एक तौर से समझ लीजिए। इसी को हम लोग डार्क मैटर कहते हैं। अब बात करते हैं डार्क मैटर। आपने एक चीज़ सुना, फिर आप लोग गारंटी दे सकते हो डार्क एनर्जी के बारे में काफ़ी जगह बात हो रहा है। तो डार्क एनर्जी का मैथमेटिक्स कहाँ से आया? मैथमेटिक्स ये है कि आइंस्टाइन का जो फिजिक्स बना उसमें हिसाब ये आ रहा था कि हमारा यूनिवर्स जो है एक्सपैंड कर रहा है, हम लोग ऑब्जर्व कर लिए, ठीक है, चलो समझ में आ गया। फिर इसका मैथमेटिक्स को उल्टा किया गया, प्रोजेक्ट वापस किया गया, और पता चल गया बिग बैंग कब होता है। फिर बिग बैंग का कुछ प्रिडिक्शन निकाला गया कि अगर ये बिग बैंग हुआ है तो हम लोग को इस जगह पे, इस स्पेक्ट्रम पे ये एनर्जी दिखनी चाहिए। फिर हम लोग अलग अलग सैटेलाइट्स बनाए, अलग अलग मेजरिंग इक्विपमेंट्स बनाए, वो सारा डेटा कंफर्म हो गया, चलो ठीक है, सब बल्ले बल्ले एकदम हमने हिसाब लगाया। अब ये होता है कि ठीक है, इसका एक ट्रेजेक्ट्री निकाले गए। अब इस ट्रेजेक्ट्री को जितनी स्टडी करने गए उसमें एक घोटाला निकल गया कि मतलब अर्ली मॉडल्स ये थे कि या तो ग्रेविटी का इफेक्ट कमजोर होने के कारण धीरे धीरे फेंकाते 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 ठंडा पड़ जाएगा, मतलब ज़्यादा 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 एक्सपैंड होकर बस चिल हो गया, या ऐसा होगा कि ग्रेविटी ओवर पावर कर देगा और ये वापस कोलैप्स करेगा। अब हो क्या रहा है, जैसे हम लोग ट्रेजेक्ट्री को और अच्छे से एनालाइज करने लगे, यानी कि रेड शिफ्ट को एनालाइज करने लगे, हम लोग को दिखने लगा कि ये स्पीड बढ़े जा रहा है। मतलब अभी 100 किलोमीटर प्रति घंटा पे चल रहा है, 5 मिनट बाद ये 500 किलोमीटर प्रति घंटा पे चल रहा है, 10 मिनट बाद 1000 किलोमीटर प्रति घंटा पे चलने लगा। मतलब ये स्पीड जो है वो बढ़ते जा रहा है। तो यही समझिए कि ये तिकड़म कहाँ से आ गया, क्योंकि ये ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है। अगर ये ऐसा होता है कि ब्रह्मांड मतलब चल रहा है, ठंडा पड़ गया, वो सेंस बनता है। जैसे मान लीजिए ऐसा हो गया कि आप कोई चीज़ को बहुत फोर्स से ऊपर फेंक रहे हो, क्या होगा, वो ऑर्बिट पे चला जाएगा। तो ऑर्बिट उसका समझिए एक लो चिल स्टेट हो गया। तो वैसे ब्रह्मांड के साथ भी यही हो सकता है कि ठीक है, फैल रहा है, लेकिन जैसे ही बिग बैंग की एनर्जी डिसिपेट हो जाएगी तो वो चिल पड़ जाएगा, ठीक है, अब एनर्जी नहीं है उसके पास प्ले करना। अब बात यह था कि अगर बिग बैंग की एनर्जी खत्म हो गई तो वापस वो कोलैप्स कर सकता है। तो ये दोनों साइंटिस्ट लोग बहुत कूल थे इसके साथ कि ठीक है, या तो ये वापस कोलैप्स करेगा, या तो ये मतलब जहाँ पे जाके फाइनल स्टेट पे रेस्टिंग मोशन में आके रुक जाएगा। अब हम लोग जितना ऑब्जर्व कर रहे हैं, जितना मैथमेटिक्स, जितने बेटर टूल्स बनेंगे, जितना बेटर एनालिसिस के, सब में यही प्रोजेक्शन आने लगा कि ये स्पीड बढ़े जा रहा है। तो अब बात बनता है कि हम लोग ब्रह्मांड का स्पीड कैसे बता सकते हैं कि वो बढ़ रहा है। तो आप लोग को एक चीज़ सुनने को बार बार मिलता होगा, रेड शिफ्टिंग, रेड शिफ्टिंग, रेड शिफ्टिंग। तो ये लोग बोलते हैं ना कि सायरन आता है आपके पास, आवाज़ उसका फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। सायरन में कुछ नहीं बदल रहा, लेकिन उसका रिलेटिव मोशन आपके वांटेज पॉइंट से चेंज हो जाता है, तो इसीलिए उसका फ्रीक्वेंसी बदल जाता है।
तो ये हम लोग गैलेक्सी में कैसे देखते हैं, हर गैलेक्सी में स्टार्स होते हैं, स्टार्स का एक सिग्नेचर होता है जिसे हम लोग स्पेक्ट्रम ग्राफ का इस्तेमाल करके स्टडी कर सकते हैं। तो जैसे एक नॉर्मल स्टार लें आप, जैसे सूरज लेते हैं तो आपको मिल जाएगा कि उसका पैटर्न इसे स्पेक्ट्रल लाइन ऐसा मिलेगा। जब रेड शिफ्टिंग होने लगती है तो ये स्पेक्ट्रम लाइन आपको यही पैटर्न मिलेगा, पैटर्न नहीं मतलब समझिए फिंगरप्रिंट है, लेकिन ये फिंगरप्रिंट खिसक जाएगा, ये फिंगरप्रिंट ऐसा खिसकेगा कि किसी और चीज़ का हो नहीं सकता। जैसे कोई स्टार है तो स्टार में जनरली हाइड्रोजन और हीलियम ही होगा, उसमें नाइट्रोजन का फिंगरप्रिंट आ रहा है तो यानी कुछ घोटाला हो गया है। तो वही समय हिसाब ये लगा कि ये सब रेड शिफ्ट हो रहा है, मतलब फिंगरप्रिंट शिफ्ट हो रहा है। ये मत सोचिए कि आप बाहर का गैलेक्सी देखेंगे तो वो आपको ब्लू दिखेगा, ऐसा नहीं होता है। वो मतलब रेड दिखेगा ऐसा नहीं है, वो कलर उसका वहीं का वहीं रहेगा, लेकिन उसका स्पेक्ट्रम ग्राफ देखेंगे वो आपको खिसका हुआ मिलेगा। वहीं पे अगर कोई गैलेक्सी है जैसे एंड्रोमेडा गैलेक्सी मतलब मिल्की वे की तरफ आ रहा है तो उसका सारा स्पेक्ट्रम जो है ब्लू की तरफ शिफ्टेड है। तो इसी से हम लोग को पता चल गया कुछ दूर जा रहे हैं, कुछ लोग नजदीक आ रहे हैं। तो इसको जितना स्टडी करते गए, जितने ज़्यादा टेलीस्कोप से, जितने ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट से, जितने ज़्यादा रिफाइनमेंट मटेरियल, मतलब समझिए स्टार्टिंग में नेगेटिव से नापा जाता था, फिर डिजिटल कैमरा सीसीडी, फिर एकदम सुपर कूल्ड एकदम सीमॉस का इस्तेमाल करके नापने लगे। हर जगह कंफर्म हो गया कि हमारा ब्रह्मांड का एक्सपेंशन का जो स्पीड है वो बम भाग रहा है। वो मतलब समझिए 100 किलोमीटर प्रति घंटा पे स्टार्ट हुआ था, अभी 500 पे चल रहा है, और जितना मैथमेटिक्स है वो हिसाब यही लगा रहा है कि भैया वो कल 5000 हो जाएगा। तो प्रूफ तो आ गया, हम लोग को देख लिए, नाप लिए, समझ गए, आ गया। अब बात है कि ये एनर्जी कहाँ से आ गई जो इसको ऐसा कर पा रहा है, क्योंकि एनर्जी के मामले में कुछ ही एनर्जी फॉर्मेट ऐसा है जो इतने बड़े चीज़ को कंट्रोल कर सकता है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड आपको पता होगा बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाता, मतलब आप इसीलिए धरती में कोई भी मेटल ऑब्जेक्ट के साथ काम कर सकता है, उसका एनर्जी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड का ही मतलब समझिए ड्रॉप ऑफ जिसको कहते हैं वो बहुत ज़्यादा है, होता है, बहुत जल्दी ड्रॉप ऑफ कर जाता है। रेडियो हुआ, ये फोटॉन्स के लेवल पे उस पर भी ज़्यादा नहीं, ग्रेविटी काफ़ी दूर तक जाता है, लेकिन वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, तभी तो हम लोग ऑर्बिट कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा चीज़ है जो इतने बड़े स्तर पे एनर्जी लगा रहा है और पूरा ब्रह्मांड का मतलब ग्रेविटी को बोल दिया भाई तुम हो ही नहीं हो कुछ हमारे सामने, तो ये बहुत टिगड़ों वाली बात हो गई। तो इसी को हम लोग डार्क एनर्जी कहें कि कुछ है जो मतलब यूनिवर्स को एक्सपैंड कर रहा है और उसको करते ही जा रहा है, ये रुका हुआ नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग का मैथमेटिक्स हम ऑलरेडी ये था कि बूम सब चीज़ ऊपर जा रहा है, और अगर एक हाई एनर्जी स्टेट पे पहुंच जाएगा वहां पे चिल हो जाएगा या कोलैप्स करेगा। यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि एक्सपैंड हुआ उसके बाद बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, अपना समझ के बढ़ते जा रहा है। तो इसी को हम लोग डार्क एनर्जी कहते हैं, क्योंकि ये एनर्जी का बिहेवियर कर रहा है। तो क्या है नहीं पता, सीधा सीधा किसी को नहीं पता। कोई भी आपको बोल रहा है कि डार्क एनर्जी क्या है उसको पता है, वो पोपट बना रहा है। डार्क एनर्जी अभी हम लोग का क्लियर नहीं वर्क कर, मतलब है ये एकदम श्योर है, चेक कर लिए, नाप लिए, मेजर कर लिए, लेकिन क्या है मतलब उसको एक्चुअली अंडरस्टैंड करने पे हम लोग नहीं है वहाँ पे। तो अब ये दोनों चीज़ डार्क एनर्जी और डार्क मैटर को लगा के हम लोग मॉडल्स दोबारा बनाने लगे। अब इस दरमियान जब मॉडल्स बनाए जो सुपर कंप्यूटर में सिमुलेट किया जाता है, जिसमें कि ब्रह्मांड कैसे कोलैप्स हुआ, मतलब बिग बैंग के बाद से अभी तक का मॉडल बनाए, यहाँ पे हमारा एक्यूरेसी आने बढ़ने लगा। अब हमारा एक्यूरेसी इतना हो गया कि हम लोग को पता चल गया कि मैटर जो नॉर्मल मैटर है, यानी कि जिसमें ल्यूमिनस मैटर आता है, यानी जो मटेरियल्स ग्लो करते हैं जैसे कि स्टार्स हुए, और फिर नॉन ल्यूमिनस मैटर जैसे गैस क्लाउड या प्लैनेट्स, ये सब जो ग्लो नहीं करते हैं, ये सब हो गया घुमा फिरा के करीब करीब 5%। फिर डार्क मैटर यानी कि जो मटेरियल को हम लोग देख नहीं सकते लेकिन वो ग्रेविटेशनल इंपैक्ट कर रहा है, वो हो गया 20 से 28% के आसपास, मतलब ये रेंज है। और फिर बात आता है जो ब्रह्मांड का पूरा स्केल को एक्सपैंड करा रहा है, वो हो गया डार्क एनर्जी, वो है 65% से 70% के बीच में। ये सब एकदम एक्यूरेट कोई नहीं बताएगा, मतलब आप जिस मॉडल की बात करेंगे वो हर मॉडल में अलग एक्यूरेसी रहती है, लेकिन रेंज हम लोग को एकदम कंफर्म आ गया और हर मॉडल में यही रेंज के आसपास डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है। अब हम लोग ये जब डेटा पॉइंट उठाते हैं, न्यूटोनियन फिजिक्स में डालते हैं, आइंस्टाइन का रिलेटिविटी जनरेशन इक्वेशंस में डालते हैं, तब हम लोग को ब्रह्मांड का वो पिक्चर मिलता है जो हमारे ऑब्जर्व्ड पिक्चर से, यानी मतलब हम लोग मैथ से ये आउटपुट हुआ, मतलब ये डाल दिया x + y क्या आउटपुट होना चाहिए वो मैच कर रहा है। तो हम लोग को ये क्लियर हुआ, इसीलिए ये डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग बता सकते हैं कि अननोन वर्सेस अननोन कैसे हम लोग बता पा रहे हैं। वैसे ही जैसे आप स्कूल में पढ़ते होंगे ना, फाइंड 2a + 3b ऐसे ऐसे करके xyz, वो यही है मतलब इसी का इस्तेमाल करके हम लोग को ऐसे जगह पे आ गए कि हाँ कुछ है, कैसे है वो, क्या नहीं है, ये सब क्लियर हो गया और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी पकड़ लिया हम लोग को। तो अभी हिसाब यही है कि डार्क एनर्जी कहा जा रहा है कोई स्पेस का ही शायद कोई इंसेंट्रिक प्रॉपर्टी हो सकता है। क्लियर नहीं है, गाड़ी चल रही है, रिसर्च पे रिसर्च हो रहा है, लेकिन अभी हम लोग ऐसे जगह पे नहीं है जहाँ पे बोल दें कि ये है तो यही है। मतलब आप अभी रेडिएशन पूछिए एकदम क्लियर कर बताएं, फ्यूजन पूछिए बता देंगे, फ्यूजन पूछिए बता देंगे, लेकिन आप ये डार्क एनर्जी और डार्क मैटर पूछेंगे ये नहीं बताया, बस अननोन है एक्स और वाई। और यही मैंने आपको बताया यहाँ हमारा एक्स वाई कैसे श्योर कर लिए कि मतलब 73% है और 23% है, वो इसी बेसिस पे हुआ कि इसे मैथमेटिकल मॉडल्स में डाल के तब तक हम लोग छेड़खानी करते रहे जब तक आउटपुट जो है मैथ का जो आउटपुट है वो रियल वर्ल्ड से मैच नहीं करने लगा। तो ऐसे करके हम लोग को डिस्ट्रीब्यूशन पता चल गया ये दोनों अननोन का।
अब बात है यहाँ पे काफ़ी लोग काफ़ी ज़्यादा भावनाओं में बह जाते हैं। मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि इसमें कोई लोग भगवान को डाल देते हैं या इधर-उधर डाल देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। आप लोगों सभी लोगों से मैं निवेदन करूँगा कि रिलैक्स, ठंडा रहिए, साँस लीजिए आराम से, कोई हड़बड़ाने की बात नहीं है। आप ये समझिए साइंस जो है इंसान का बनाया हुआ नहीं है। मैं कितने लोग को देखता हूँ जो साइंस को ऐसे ही बताते हैं जैसे वो इंसान का बनाया हुआ है। इंजीनियरिंग इंसान का बनाया हुआ है, साइंस नहीं। साइंस इंसान का खोजा हुआ है। मतलब समझिए आप एक किताब लेके दुनिया में जा रहे हो, जो देख रहे हैं उसको लिख रहे हैं। तो किताब में जो चीज़ लिखी हुई जानकारी है वो आपने बनाई नहीं, आपने उसे कलेक्ट किया है। हम लोग साइंस के साथ हमेशा वही करते हैं। साइंस को कोई लेना देना नहीं है, आप कौन हो, कहाँ से हो, कब से आए हो, उसको कोई लेना देना नहीं है। आप उसको अच्छे से इस्तेमाल करेंगे आपका भला होगा, बुरे से इस्तेमाल करेंगे आपका तबाही होगा। उसको कोई लेना देना नहीं है, वो हमारे से परे हैं। हम लोग बस उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। और हमारे पास मतलब ये जो औजार बनाए जिसको आप और हम साइंस कहते हैं, ये औजार को हम लोग अननोन को हैंडल करने के लिए ही बनाए थे कि नहीं पता तो उसको कैसे करें। क्योंकि आज जैसे आप और हम किसी भी बच्चे से पूछेंगे कि भैया जो भी थोड़ा सा नॉर्मल इंटेलिजेंस का हो कि भैया बताओ कि बारिश कैसे होता है, आराम से बता देगा कि पानी भाप बन के उड़ता है, वो आता है मतलब ठंडे जगह में, फिर वहाँ पे कंडेंस होकर बारिश बन जाता है। ये चीज़ 1500 सदी में या 1100 सदी में किसी को नहीं पता था, किसी को अच्छे से नहीं पता था कि वाटर साइकिल कैसे होता है। तो वहीं पे या उससे भी पहले चले जाए, 3000 साल पहले भी चले जाइए, 50,000 साल पहले चले, किसी को नहीं पता था। लेकिन आज ये नॉलेज हम लोग आराम से हैंडल करें। क्यों? क्योंकि साइंस का इस्तेमाल समझ गया। और साइंस में सबसे पहला चीज़ जो सीखना पड़ता है कि अननोन को कैसे हैंडल करो। आपको नहीं पता है, सॉल्व करो, सॉल्व इट। तो ये कोई नई बात नहीं है। जैसे इंफ्रारेड जैसे लोगों को डिटेक्ट हुआ था कि ठीक है यहाँ टेम्परेचर है लेकिन कुछ दिख नहीं रहा है, तो टेम्परेचर कौन दे रहा है? और उस टाइम मतलब ऐसा थोड़े था कि कैमरा है उसमें इंफ्रारेड सेंसर लगा हुआ, कोई टेंशन नहीं है। ऐसे ही परत दर परत साइंस आगे बढ़ता है। तभी हम लोग मतलब एक औजार बनाए जो अननोन को हैंडल कर लेता है। एक्स वाई जेड मतलब अननोन के ऊपर अननोन, अननोन के ऊपर अननोन लगा के भी हम लोग हैंडल कर लेते हैं। और आप जो देख रहे हैं आज, ये जो मतलब इस पे पीछे आप खर्चा देख रहे हैं, पैसा देख रहे हैं, जो लग रहा है, आप देख रहे हैं बर्थ हो रहा है एक साइंटिफिक फील्ड का। हम लोग बहुत सारे औजार बना रहे हैं। जैसे कि इस तरह का आपको खूब सारा फोटो इंटरनेट पे देखने को मिलेगा। एक चेंबर है जिसमें मतलब गैस भर के बहुत अंदर अंडरग्राउंड बनाया गया है। और इसको इसलिए बनाया गया कि जनरली हमारा अभी करेंटिकल मॉडिकल जो पार्टिकल मॉडल्स है उसमें यह है कि डार्क मैटर जो है वो हर तरफ से गुजर रहा है, तो वो कोई ना कोई पार्टिकल से तो इंटरेक्ट करेगा ही। सबसे नहीं करेगा लेकिन किसी ना किसी से तो करेगा। तो बहुत बड़े बड़े चेंबर को बहुत मतलब आइसोलेटेड जगह में, यानी जमीन के 3-4 किलोमीटर नीचे बना के एकदम उसको रेडिएशन से सील करके, हर चीज़ सील करके हिसाब किया जा रहा है कि कोई ना कोई तो हिट करेगा, कोई ना कोई तो सिग्नल देगा। क्या ऐसा कभी काम हुआ है? हाँ, ऐसे ही करके हम लोग न्यूट्रिनोज को डिटेक्ट किए। तो ये हमारे पास आधा एक्सपीरियंस है कि कैसे अननोन को सॉल्व करते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसीलिए रिलैक्स कीजिए। आप साइंस का बर्थ देख रहे हैं, एक पूरे फील्ड का आप एक बर्थ देखने वाला है। क्योंकि ये जब अब सॉल्व हो जाएगा तो ब्रह्मांड का बहुत बड़ा मिस्ट्री सॉल्व हो जाने वाला है। मतलब देखते देखते हम लोग समझ गए कि प्राणी कैसे आया, मतलब इतने प्रजाति कैसे आया। देखते देखते मेडिकल साइंस समझ गए। देखते देखते हम लोग बीमारी से अब इसलिए डरते हैं कि अरे भैया वैक्सीन नहीं है। मतलब सोचिए एक जमाना ऐसा था कि जहाँ दवाई क्या होता है, वैक्सीन क्या होता है। अब हम लोग को ये समझ है अरे वैक्सीन जल्दी नहीं आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ये आप वो सीढ़ी को देख रहे हैं जो हमारे जन्म में हुआ नहीं था। मतलब आप लोग अगर 1950 से पहले जन्म नहीं हुआ है तो आप बहुत कम साइंस को देखे होंगे बनते हुए। ये आप वो देख रहे हैं साइंस कैसे बनाया जाता है, ईंटा रख रख के। और आराम से हो सकता है कि आने वाले 10 साल में या 500 साल में कि उसके बाद फिर लोग बोले अरे उनके टाइम में तो लोग बुड़बक थे, उनको नहीं पता था। जैसे आज हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे मैं बोल सकता हूँ कि हमारे से पहले वाले को वैक्सीन की लग्जरी नहीं थी, आने वाले टाइम बोले अरे इनको तो 5 मिनट से ज़्यादा लग जाता था वैक्सीन बनाने में। आराम से हो सकता है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ साइंस में जब कोई बोलता है कि साइंस को नहीं पता, साइंस को कुछ ऐसा नहीं है, साइंस हमारा बनाया वो थोड़ी है, हम लोग को नहीं पता। अब ये बोलिए नॉन साइंस में नहीं है, ये बात एकदम सही होगा। या मतलब बोलिए कैटलॉग नहीं है, हम लोग अभी इसको अंडरस्टैंड, साइंटिस्ट नहीं जाते, ये सब सही। साइंस से परे है ये बोल देने में सुनने में बड़े आप स्मार्ट लगते हैं, लेकिन इसका मतलब आप नहीं समझे कि साइंस इंसान का बनाया हुआ नहीं है। इसीलिए रिलैक्स। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने वाला, कुछ समझ में आया। और इस बात पे आप लाइक कर दें, दूसरा शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, क्योंकि मैं हर कमेंट की जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखे, चैनल को मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।